हेलो बच्चों, मैं हिमांशु कैट स्वागत करता हूं आप सभी को आईएम फाउंडेशन एडोरिंग्स के इस चैनल पर। हम आपके लिए क्लास 12 का क्रैश कोर्स टाइप कोर्स क्रिएट करे हैं। चैप्टर मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यूनिट का ये पहला ही चैप्टर है, बेसिक चैप्टर। जो बच्चे एंड मोमेंट पर ये सोच रहे हैं कि हमारे को बोर्ड का एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत एक्यूरेट डिस्कशन मिल जाए, उनके लिए ये सीरीज बहुत काम है। सो कीप वाचिंग, you please like my channel and you can subscribe it also for accessing new videos. Okay, so अब हम आपको ले चलते हैं चैप्टर पे। पहला चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि चार्जेस के बारे में बोला गया इसलिए हम थोड़ा सा आपको चार्ज के बारे में रिपीट भी कर दें। चार्जेस दो तरीके का होता है, आप तो जानते ही हैं कौन कौन सा, एक स्टैटिक और एक ऐसा चार्ज जो मूव कर रहा हो, मतलब स्टैटिक चार्ज एंड चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन वाला जो चार्ज होता है उसको बच्चों हम लोग कहते हैं करंट। और यहीं से हम आपको थोड़ा सा और बात बता दें, ये जो स्टैटिक चार्ज जो होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं कि स्टैटिक चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टैटिक चार्ज किसको प्रोड्यूस करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों करंट या मूविंग चार्ज किसको प्रोड्यूस करता है? तो जो करंट होता है या मूविंग चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को भी और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करता है। तो ये तो था मूविंग चार्जेस, ठीक है। दूसरा बात कौन सा है? दूसरा है आपके पास मैग्नेटिज्म। सवाल ये है कि आइडिया ऑफ मैग्नेटिज्म कहां से डेवलप हुआ? सबसे पहले मैग्नेटिज्म का आइडिया, चार्ज से मैग्नेटिज्म का आइडिया कैसे डेवलप हुआ? तो एक फिजिसिस्ट थे, जिस फिजिसिस्ट का नाम था ऑर्स्टेड। क्या नाम था? ऑर्स्टेड। उन्होंने एक चीज नोटिस किया जो बाद में ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो हम सबसे पहला चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उस पर चलते हैं, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड का कहना यह था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज योर स्विच, और मान के चलते हैं ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर और ये है कंडक्टर। तो ऑर्स्टेड ने नोटिस क्या किया कि एक कंडक्टर के बगल में जब हम मैग्नेटिक कंपास नीडल को प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्शन तब शो करता है जब स्विच को ऑन किया जाता है। यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट में एक नेट करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, और जैसे ही नेट करंट एस्टैब्लिश होगा तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करके और एक प्रॉपर डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेगा। मतलब इसका नीडल जो है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन को डिफ्लेक्शन को शो करते हुए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में खुद को ओरिएंट करेगा, ठीक है। ऑर्स्टेड को इसी बात से थोड़ा सा आइडिया लगा कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों किया। He wanted to know the cause behind the deflection of magnetic compass needle. तो क्यूरियोसिटी बनी, उसने कुछ और काम करा, उसने मैग्नेटिक कंपास नीडल का पोजीशन को चेंज करने का कोशिश किया। जब वो पोजीशन चेंज करता था तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल में डिफ्लेक्शन में अंतर आता था। क्या अंतर आता था? जब वो कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आते थे तो अचानक से ना डिफ्लेक्शन स्पीड जो था कंपास का वो बढ़ जाता था, और जब वो कंडक्टर से दूर लेकर के जाते थे तो डिफ्लेक्शन स्पीड कम हो जाता था। एक और बात कि ये एक्सपेरिमेंट तब नोटिस किया गया था जब सर्किट में करंट का वैल्यू जो था बहुत ज्यादा था, नहीं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ये एक्सपेरिमेंट में दिक्कत आता। अगर
खैर, तो हम उनका ना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया था एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था कि मैग्नेटिक कंपास निडल, मैग्नेटिक कंपास निडल shows deflection due to current, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक कंपास एट नियर बाई पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर shows greater deflection and vice versa। जब वो कंडक्टर से दूर जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन कम शो कर रहा था, जब वो कंडक्टर के नजदीक आ रहे थे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा शो कर रहा था। तीसरा पॉइंट क्या था? तो तीसरा पॉइंट था कि मैग्नेटिक कंपास निडल shows deflection more when magnitude of current is increased and vice versa। उनका एक और उन्होंने नोटिस किया कि मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा तब था जब करंट का मैग्नीट्यूड सर्किट में बढ़ा हुआ था, और जैसे ही करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जा रहा था तो जो डिफ्लेक्शन स्पीड है वो भी कम हो जा रहा था। इन सारी बातों को देखते हुए यहीं से आइडिया ऑफ मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ और ऑर्स्टेड ने एक रिजल्ट जारी किया। ऑर्स्टेड का रिजल्ट क्या था? इट इज द करंट in a conductor which produces magnetic field। उनका कहना था कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर के नियर बाई पॉइंट पर किसको प्रोड्यूस करता है बच्चों? तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद था, ऑर्स्टेड ने कहा कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगला टॉपिक है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसको? आप सबको इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा था कि एक ऐसा रीजन जिसमें आप इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं। जब उस रीजन में आप कोई टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, ऐसे रीजन को क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। उसी तरीके से सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन किसको कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड रीजन एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर आप मैग्नेटिक कंपास निडल को रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास निडल डिफ्लेक्शन को शो करेगा। सो डेफिनेशन क्या है? व्हाट एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इज, आपको भी आता है? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? तो सीधा सीधा लिखेंगे हम, द रीजन इन which magnetic line of forces exist, magnetic lines of forces exist is called magnetic field or magnetic field region। ऐसे रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं एक और जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम मैग्नेटिक फील्ड को फिजिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बी, कैपिटल बी से और ऐसे वेक्टर देकर, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का? लास्ट पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ये होता है एसआई। और अगर कोई पूछे कि सीजीएस यूनिट क्या है, तो सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग गॉस, GAUSS, गॉस। और कहीं पे एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिल भी जाए कि 1 टेस्ला का जो वैल्यू होता है वो 10 की पावर -4 गॉस के बराबर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर -4 गॉस। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब सवाल ये है कि सर किसी रीजन में डायग्रामेटिकली मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो चलिए मैं ही आपसे पूछ लेता हूं कि आप बताइए किसी रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, is represented diagrammatically by arrow। आप तीर के निशान से, इस एरो के निशान से आप मैग्नेटिक फील्ड को एक रीजन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा एरो बनाते थे तो आप इस हेड को कहते थे कि इधर से नेगेटिव चार्ज रहेगा और इधर पॉजिटिव। तो उसी तरीके से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बोर्ड के प्लेन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड तो जो टेल वाला पॉइंट है, ये टेल वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ पोल को। और हेड वाला जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो साउथ पोल। अब एक और सवाल छोटा सा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना, जैसे इस प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फॉर आउटसाइड द प्लेन, अगर आप आउटसाइड द प्लेन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसा, ये रहा रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर। आउटसाइड द प्लेन के लिए आपको सर्कल के अंदर डॉट बनाना है, ऐसा। ये हो गया आउटसाइड द प्लेन के लिए। और नेक्स्ट इनसाइड द पॉइंट के लिए, इनसाइड द प्लेन के लिए, तो फॉर इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन के लिए कैसा? तो इनसाइड द प्लेन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा। ये है अपने पास, मान लेते हैं रीजन, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली और इनसाइड द प्लेन पर तो आपको क्रॉस करना है। सो दिस क्रॉस मींस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी तरफ से बोर्ड की तरफ जा रहा है। आप इसको ऐसा समझिए कि आप एक धनुष बाण से पूरे एरो को इस बोर्ड की तरफ आप डिस्चार्ज करेंगे तो उसको ऐसे पॉइंट होगा, इस तरीके से, समझ पा रहे? और आउटसाइड द प्लेन कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। ओके, सो आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता दिया। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में। बहुत छोटा छोटा प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, बेसिक है। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बच्चों कौन सा क्वांटिटी होता है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहला। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never cross each other, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसे। जैसे ये हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड और ये एक मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। सो इसीलिए मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। कारण क्या है? आते हैं बात पे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो रीजन क्या है? तो रीजन है इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द कॉमन पॉइंट और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
which is practically impossible। रीजन लिखेंगे, if it happens then there will be two direction of magnetic field at single point which is practically not possible, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है ऐसा। इसलिए क्योंकि अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक कंपास रखिएगा तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट को कभी भी गेन नहीं करेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गया। तीसरा, थर्ड पॉइंट, क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represent greater field strength and vice versa। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू बहुत कम होगा। ठीक है, इसका मतलब आप इसको फिगर से भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर यूनिफॉर्म इस लाइन के बीच में आप स्पेसिंग को नोट करिए, कम है तो फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है, और ये देखिए जरा इसमें देखिए, इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग आपको कम दिख रहा है तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम। तो ये आपके पास टोटल 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, if magnetic field lines lie in form of curved lines, then at a particular point its direction is given by the tangent at that point। अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व लाइन पे फॉर्म है, ये देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मान लेते हैं, ये स्ट्रेट नहीं कर्व है, इसमें हम 2 पॉइंट को चूज करते हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट कौन सा बी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस ए पॉइंट पर फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताइए और बी पर फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाना है और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाना है। सो व्हाट विल यू नोटिस, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। सो देयर आर 2 डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन in case of curved magnetic fields। तो ये है ओवरऑल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी। और एक तो और आप कह ही सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है और साउथ पर टर्मिनेट होता है आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेट के अंदर में, और मैग्नेट के बाहर में किधर से किधर, तो नॉर्थ से साउथ। सो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए आज का जो डिस्कशन है उसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है लॉरेंट्ज फोर्स। व्हाट एक्चुअली लॉरेंट्ज फोर्स इज। अगर आपको इसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो इट इज वेरी इजी। देखिए, आप सीधा इसको एक लाइन में ऐसा समझिए, लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a charge प्लस आप इसको ऐसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स experienced by a charge। सीधा सा बात है, बहुत बेसिक, कि आपको कहा गया है F लॉरेंट इज इक्वल टू
F इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस F मैग्नेटिक। अब सवाल है कि इसको और डिटेल कैसे बताया जाए। जब कोई टेस्ट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में साइमल्टेनियसली प्लेस करते हैं तो उस पर दो तरीके का फोर्स लगता है, बशर्ते कि वो चार्ज मूव करना चाहिए। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर दो तरीके का फोर्स लगेगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया और इसी रीजन में हम एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किए हैं ऐसे। ये अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, आपको आ गया होगा समझ में। तो ये एक ऐसा रीजन हमने बनाया जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे दिस मींस व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा देखिए, सपोज एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से इस तरफ मूव करते हुए आता है, और ये जो ब्लू लाइन से जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाया है इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ v है, और ब्लैक लाइन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट किया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कौन सा है? E, और इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कौन सा है? तो P। और ये v वेलोसिटी से इस चार्ज, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस फील्ड में एंटर करे। सपोज दिस चार्ज इज व्हाट? Q। तो आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका वैल्यू कितना होता है? तो v नो, आप ऐसे लिख सकते हैं कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो कितना होता है बच्चों? तो Q into E का वेक्टर, ठीक है। और F मैग्नेटिक में यहाँ पे बता दूं कि जब एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट करिएगा तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? तो Q into v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया और ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। हाँ, एक और बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिए हैं तब तो फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज दिए हैं तो फील्ड के अपोजिट। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इसको आप एक्सियल वेक्टर कहते हैं, मतलब जिस प्लेन में P और B होगा उस प्लेन में तो फोर्स नहीं लगेगा, वो बिल्कुल वैसे प्लेन में लगेगा फोर्स जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर। तो अगर आप ये दोनों वैल्यू इसमें रखें तो आपके पास लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो Q into E का वेक्टर प्लस Q into V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। सो F लॉरेंट का फॉर्मूला अगर आप Q को कॉमन कर लेते हैं तो E वेक्टर प्लस तो V क्रॉस V वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का एफिशिएंसी। सो ये हो गया अपने पास लॉरेंट फोर्स, ठीक है। यहां तक के डिस्कशन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आया होगा। और कई बार ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सो वाच आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।